एआई की बैकबोन है डेटा। अच्छा, एआई के अंदर दो एरियाज मेजर आते हैं। एक आता है कोर एआई, जिसके अंदर हम कटिंग एज रिसर्च की बात करते हैं, जैसे ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, आपकी मेरी आवाज़, वॉइस क्लोनिंग, टेक्स्ट एआई, वॉइस एआई, इमेज एआई, ये सारी आती। और एक कोर एरिया आता है डेटा साइंस का। अब ये तो सिर्फ मैंने ऑडियो की बात की है, मैं बात करता हूँ वीडियो की। मेरे घर वालों की कोई वीडियो रिसीव हो रही है, आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो अगर मुझे ये एआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो मेरा जो नॉन प्रोफेशनल लाइफ है ना, वहाँ से ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि प्रोफेशनल लाइफ तो रहेगी नहीं। किसी भी सूबे को ले ले, पंजाबी हो, सिंधी हो, सराइकी हो, कोई भी हो, सब लोग उर्दू समझते हैं। तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक कराची का नाम लेते हैं, कराची एआई का नाम देते हैं, तो कहेंगे पूरी दुनिया में जब कभी भी किसी किताब में छपेगा तो एटलीस्ट मेरा नाम नहीं जाएगा, मेरे कराची का नाम जाएगा, राइट। तो और कराची से लोग बोलेंगे ये पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है। मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि सेल्स की जॉब जिंदगी में कभी भी करना, 6 महीना 1 साल ज़रूर करना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा तजर्बे का। किसी से का बच्चा है तो उसको अंग्रेज़ी ऑलरेडी आती है। तो 2016 में मैंने जब कोर्सेरा पे ऑनलाइन कोर्सेज लेना शुरू किए, शौक था लेकिन अंग्रेजी आती थी। ये बात इम्पेरेटिव है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो कोर्सेरा पे कोर्स नहीं सीख सकता। ऑल्दो करंट सिनेरियो के अंदर वक्त चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगले 1 साल बाद आप कोर्सेरा पे उर्दू में कोर्स सुन सकेंगे। अभी आप करवा लें कराची फूड फेस्टिवल, आपके पास इतने ब्रांड्स होंगे जो हाथ जोड़ के कहेंगे पैसे ले लो। लेकिन एजुकेशनल इवेंट कोई करा ले तो लोग बोलते हैं क्या आरओआई मिलेगा। आरओआई की टर्म से हम इतना हो गए, वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती लेकिन आरओआई बोलना हमको सबको आता। साउथ ईस्ट एशिया में मैं क्लेम करता हूँ कि इस तरह के रोल ड्रिवन कोर्स, सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट, सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, इनका थोड़ा मोड डिफरेंट है। देखिए पाइथन सीख लें 1 हफ्ते में, टैब्ल्यू सीख लें 10 हफ्तों में, ये सब करवाते हैं, लेकिन पूरे रोल की तैयारी कराना कोई भी नहीं करवाता। आज से 10 साल पहले ये डेटा साइंस होती थी, लेकिन वो 2 हफ्ते प्रिडिक्ट कर पाता था। अब की डेटा साइंस कहती है मैं आपको अगले 52 वीक्स प्रिडिक्ट करके दे सकता हूँ कि अगले साल में क्या होगा। तो ये पावर ऑफ कंप्यूटिंग है जो आसान हो गई है। चेंज इज कांस्टेंट, तो तब्दीली आती रहती है, आपने तब्दीली के साथ पढ़ते रहना होता है। एटम बम पे एटम बम का धमाका है ये। तो ये जो चीज़ है ना, ये दुनिया को तब्दील करेगी। अभी रिसेंटली आपने देखा पॉलिटिकल टर्मोइल में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा साथ है। जो अभी आपके पास रिसेंटली पेजर धमाके हुए हैं, उससे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा कि टेक्नोलॉजी आपके पास अपनी होनी चाहिए। तो हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और सब चीज़ें बनाने की जरूरत है, क्योंकि देखें वर्क फोर्स अपस्किल नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस इतना फास्ट पेस है कि वो लोगों को निकालना शुरू कर देंगे। तो बेहतर है कि लोगों को निकालने से अच्छा है कि आप उनको अपस्किल कर दें। जैसे पीआईए को फॉलो करता हुआ एमिरेट्स आया था ना कि आप हमें एयरलाइन चला दें, तो वो दूसरा मोमेंट हमें यहाँ दे दें कोई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, इनका नाम है मैसम रज़ा हिमानी। मैसम का ताल्लुक कॉर्पोरेट सेक्टर से भी है और ये एक एआई और डेटा साइंस एक्सपर्ट भी हैं। तो हमने इनसे काफ़ी डीप डाउन जाके जानने की कोशिश की एआई के हवाले से और डेटा साइंस के हवाले से, और हमारी बड़ी इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन ये रही जो कि आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी और जानने का मौका मिलेगा कि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो हम बातें सुनते रहते हैं, ये सिर्फ डिस्कशन की हद तक ही नज़र आती हैं हमें या इनकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। तो बगैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं मैसम से। अस्सलाम वालेकुम मैसम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैसम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने निकाला हमारे इस आम आदमी पॉडकास्ट के लिए टाइम। और शुरुआत जो है ना, वैसे मतलब जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, हम थोड़ा सा, मैं हर एपिसोड में कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा उससे अलग तरीके से लेके चलें, लेकिन मुझे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होगा, आई एम वेरी मच श्योर, जितना मैंने स्टडी किया आपकी प्रोफाइल को, तो स्टार्ट हम आपके आज इंट्रोडक्शन से ही करेंगे। आप बताइए कि ये सारी कहानी जो शुरुआत हुई है, आपकी एजुकेशन, आपकी प्रोफेशनल जर्नी, ये कहाँ से हुई, कौन से साल से हुई, और इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड होने की आपकी क्या वजह थी? ओके, परफेक्ट। सो मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करता हूँ कि इनफैक्ट जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया था तो थोड़ा सा तब से ही मुझे टेकी होने का शौक़ था।
उस टाइम पे मैं GW बेसिक होता था, आप सब लोगों ने मैट्रिक के अंदर ट्राई किया होगा, तो मैंने उसकी प्रोग्रामिंग की थी और फिर मैं 11-12 जमात के अंदर 10वीं जमात को GW बेसिक पढ़ाया करता था, तो मैं इतना एंथुजियास्ट था। तो ये मेरी एक शुरुआत थी और इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा क्योंकि यही चीज़ आगे जाके स्प्राउट करेगी। तो मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कोई वालिदैन देख रहे हैं और वो सवाल करते हैं कि मेरे बच्चों में क्या खूबी है, तो वो अगर मैट्रिक से ही देखना शुरू कर देना तो उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी। तो उसके बाद मैंने इंटर कंप्लीट किया, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रिसर्च करी कि आजकल कौन सी डिग्रीज होती हैं अच्छी होती हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बैंकिंग इंडस्ट्रीज है और ऑब्वियसली मेरे फोर फादर्स और मेरे बड़े भाई जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, उनके जो तजर्बे थे वो कॉमर्स फील्ड के हवाले से बहुत अच्छे थे, यानी कि ग्रोथ थी। आपको खुद भी मालूम है कि उस टाइम पे जो कोई बंदा MBA कर रहा है, MBA फाइनेंस कर रहा है, ACCA कर रहा है, तो उसका बहुत अच्छा स्कोप था। तो उनकी एडवाइस थी और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको तो कॉमर्स में जाना चाहिए। अगेन हर्डिंग बिहेवियर जिसको हम कहते हैं ना, मैंने भी उसको फॉलो किया और एडवाइस को फॉलो किया और फिर मैंने उसमें एनरोल किया ACCA में। अच्छा, पढ़ाई की लिखाई के हिसाब से मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव था, तो कंप्लीट कर लिया मैंने, ACCA पास कर लिया। अक्सर लोग कहते हैं यार तुमने ACCA पास कर लिया तो ये अचीवमेंट है, तो मेरे मुताबिक कोई भी अचीवमेंट नहीं है जब तक आप जो है ना उसको ऐसे कह लें कि आप जब तक ज़हीन है और आप चीज़ को पढ़ना चाहते हैं और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। कोई लेकिन वो कुछ चीज़ें फैमिली में भी रन कर रही होती है, रन कर रही होती हैं। और मतलब बीइंग एकेडमिक स्टूडेंट तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ पॉडकास्ट के ऊपर कि थोड़ा एक अच्छा प्रिविलेज था, पढ़ाई लिखाई में शौक था। फिर ACCA कंप्लीट करने के आखिरी पेपर में, अच्छा मैं इस आखिरी पेपर से भी थोड़ा बीच में आता हूँ, ACCA एक 16 पेपर्स का मजमुआ है, बल्कि 14 पेपर्स का मजमुआ है, जिसमें कुछ 4 स्पेशलाइजेशंस होती हैं और आपके 9 कंपलसरी पेपर्स होते हैं। तो जब मैं इवन F9 पढ़ रहा था तो हमारी कम्युनिटी के अंदर एक कोर्स लॉन्च हुआ कि जावा प्रोग्रामिंग सीखिए। अच्छा, अब ये वो एरिया था जहाँ से मेरे अंदर का GW बेसिक जाग गया और मैंने कहा कि चलो यार मैं इस प्रोग्राम में एडमिशन लेता हूँ। और एक एम्बिशन था कि मैंने शायद फास्ट में कभी सोचा था कि लूँगा एडमिशन, बट आई केम इन ACCA एंड पुरानी बात हो गई वो, तो मैंने उसमें सीखना शुरू किया। अच्छा, मज़े की बात थी कि मेरे जो पीयर्स थे वो सारे फास्ट के, माजू के, वेरियस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि जावा तो कौन सीखेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कभी जावा सीखने नहीं आएगा, तो आई वॉज एन अनॉमली देयर। लेकिन मज़े की बात ये थी कि मैंने वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ की और जो कि मुझे फ्यूचर के लिए मुझे रोड मैप दी गई, वो ये थी कि जब प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा था ना तो हमारे टीचर ने हमसे कहा कि आप लोग एक एक प्रोग्राम बनाइए जावा के ऊपर, ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट है। वो सारे बच्चे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे और मैं क्योंकि अकाउंटिंग का स्टूडेंट था तो मेरे पास यूज़ केसेस अवेलेबल थे, यानी कि मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहा था, मैं जो है वो ACCA के फार्मूलाज होते हैं फाइनेंशियल के, पेमेंट के, तो मैं उनका जावा के स्विंग की लाइब्रेरी के ऊपर काम कर रहा था और मैंने फॉर्म्स बनाए। तो वो बच्चे सोचते थे कि तुम्हारे पास आइडिया कहाँ से आया, तो मैंने कहा यार मैंने जो बिजनेस की पढ़ाई की है ना उसने मुझे आइडिया दिया और टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे शौक है, तो मैंने ये चीज़ सीख ली। अब जो ही ACCA के पेपर्स आगे बढ़ते रहे, अब मेरी जर्नी आती है मेरे आखिरी पेपर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन का पेज था, ठीक है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी। मैं उस टाइम पे ACCA का पेपर आपको मालूम है कि टफ पेपर होता है, उसकी आखिरी रात को बैठ के कोर्सेरा पे एक फ्री कोर्स कर रहा था, अच्छा, जो कि डेटा साइंस का कोर्स था। यानी कि एक बेहतरीन, अब अक्सर लोग सवाल करते हैं, थोड़ा सा पिवट कर रहा हूँ डिस्कशन से, लेकिन मैं एक नोशन देना चाहता हूँ। कोई मार्केटर देख रहा है ना, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जॉब क्या, मैं तो मार्केटिंग ही तो करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, किसी मार्केटर ने बेहतरीन किस्म की ऐड चलाई थी जिसने मेरे ACCA करियर को डेटा साइंस में पिवट कर दिया। IBM फॉर डेटा साइंस की स्पेशलाइजेशन का YouTube पे ऐड आया था और वो मुझे क्लिक किया, मैंने उसको ट्राई किया, फ्री कोर्स अटेंड किया और फिर उसके बाद मुझे शौक हुआ। मैंने ठीक है ACCA डन एंड डस्टेड, अगले दिन एक्सपो सेंटर में पेपर था, कंप्लीट किया और ACCA कंप्लीट हो गया। पेपर क्लियर हुआ नहीं? पेपर क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपो सेंटर में पेपर था और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। और उसके बाद हर ACCA कंप्लीट करने वाले की जर्नी क्या होती है, आपने ऑडिट फर्म ज्वाइन करना है और प्रैक्टिस करनी है 3 साल 4 साल। यहाँ से मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने ये वाली चीज़ नहीं करनी, अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं तो सबके जैसा ही हो जाऊँगा और जो मैंने लर्निंग्स की उसका क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने वहाँ से सॉफ्टवेयर फर्म ज्वाइन कर ली। अब मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम्हारा बैच रह जाएगा, तुम्हारी, आप सब ने सुना होगा ना ये सब चीज़ें। मैंने कहा लेट इट बी, मेरा 2 पुराना बैच रहने दो, आगे आके देखेंगे। तो ये सिर्फ दोस्तों ने कहा या घर की तरफ से भी कुछ प्रेशर आया कि भाई पढ़ क्या लिया और अब करने क्या जा रहे हो? था, उनको ये प्रेशर था, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत मेरी जर्नी देखी थी, तो उन्होंने खामोशी से लेट इट बी वाला इन्होंने मेरा साथ दिया कि देखते हैं ये क्या करता है।
तो और फिर जब मैंने जॉब के अंदर गया, टेक्निकल मुझे शौक था, मैंने टेस्टिंग से करियर का स्टार्ट किया। अच्छा, अच्छे लोगों का भी रोल होता है बहुत सारे। तो मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करूँगा कि वो उसी कंपनी के अंदर हमारे साथ एक सीनियर होते थे, हमारे अरसलान। तो वो मुझे टेस्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन मुझे वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बैठने का मौका देते थे। यानी कि मैं जाता था, उनसे सवालात करता था, तो वो इनकरेज करते थे कि अच्छा है यार, तुम सवाल करते हो, सीखते हो। तो उसने मेरी और डेवलपमेंट के स्किल्स को निखार दिया। वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक प्री सेल्स रोल के अंदर, जो कि एक पाकिस्तान की पहली बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी थी। अच्छा। जो कि BI टूल बेच रही थी, मतलब पाकिस्तान का अपना पावर BI। अगर आपने सुना होगा पावर BI का, तो पाकिस्तान का अपना पावर BI की बात हो रही। और उस कंपनी में मैंने 1 साल काम किया। अच्छा, सेल्स की जॉब करने का मुझे एक फ़ायदा है, और मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि सेल्स की जॉब ज़िंदगी में कभी भी करना, 6 महीना 1 साल ज़रूर करना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा तजर्बे का। जब आप रोड पे होते हो तो आपको सीधे सीखने मिलती हैं। तो मैंने उसमें तकरीबन 15 इंडस्ट्रीज़ और 70 कंपनीज़ विजिट की, जिसकी वजह से मुझे कराची के अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस का जो लैंडस्केप है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो आप उसकी रिसर्च करते हो। जैसे मैं आपके पास आया, आपने मेरे आने से पहले मेरा बैकग्राउंड रिसर्च किया, ऐसे हम उनके भी रिसर्च करते थे और उनके लिए डैशबोर्ड्स, प्रोडक्ट्स बना के ले जाते थे। तो इसी तरीके से मैंने वो काम करा। वहाँ से मैं हायर्ड हुआ, मैं एक कंपनी के अंदर था, और मैं उससे जो है वो NBP में डेमो देने आया था। ओके। तो NBP ने मुझे ऑफर कर दी कि एक काम करो, डेमो छोड़ो, तुम यहीं आ जाओ। अच्छा, सो दैट्स हाउ माई एंटायर वर्किंग जर्नी। अब ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो मेरी चलती जा रही। अच्छा, इसके पैरेलल में 2016 में जब कंप्लीट किया, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने जब चीज़ें सीखना शुरू कर दी हैं, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि एकेडमिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जगह को सीमेंट करने के लिए। तो मैंने 2016 से 2020 ये सारी जर्नी में, इवन NBP में भी कंटिन्यूड, मैंने कोर्सेरा से ऑनलाइन पढ़ाई की। मैंने स्टैनफोर्ड के, मिशिगन के वेरियस कोर्सेज और लेक्चर्स अटेंड किए, उनकी सर्टिफिकेशंस पास की अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये अब आज भी मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। आज भी मेरे बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे ज़्यादा आप पढ़ रहे होते हैं आजकल। तो कोशिश यही है कि पढ़ते रहो और लोगों को सिखाते रहो। तो ये मेरी एक पैरेलल में एजुकेशन की जर्नी थी, जो मैं एक वाहिद एग्जाम्पल हूँ कि मैं अब इस वक्त हेड ऑफ डेटा साइंस हूँ, और कोशिश करता हूँ कि लोगों को इंस्पायर करूँ कि मैं बीइंग अ नॉन CS ग्रेजुएट जब इतनी सारी चीज़ें सीख सकता हूँ। आम आवाम जो है ज़्यादातर 5% लोग CS ग्रेजुएट्स हैं, बाकी सब नॉन CS है। तो मेरी कोशिश ये है कि उनको मैं इंस्पायर करूँ। इसी जर्नी के दरमियान मैंने 2017 में कराची की बुनियाद भी रखी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं करता आया हूँ। दैट्स इन अ नटशेल। नहीं, कराची AI से रिलेटेड तो मैं आपके साथ पूरा एक डिटेल में बात करने के लिए जाऊँगा। तो मुझे मैसम ये बताएं कि ये जब आप ने ये IT की फील्ड इख्तियार की या कंप्यूटर साइंस की फील्ड आपने इख्तियार की, तो ये इसमें आपको स्विचिंग करते हुए खुद एज एन इंडिविजुअल, आपको जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो तो ऑब्वियसली वो तो कह ही रहे होंगे, आपको कोई सही कह रहा होगा, कोई गलत कह रहा होगा, बट आपको खुद क्या एक्सपीरियंस हुआ कि ये जो स्विच था आपके करियर में फ्रॉम योर स्टडीज़ एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई आप, तो वो स्विच के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, और क्या आपको अपने टाइम से ज़्यादा एक स्टेप आगे चल के इस चीज़ के लिए अपने आप को डेडिकेटेड रहना पड़ा? हाँ, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ छोड़ते हैं और ऑफिशियल एजुकेशन को छोड़ रहे हैं, देखिए जब मैं ACCA कर रहा हूँ, MBA कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे ये दाग तो है कि मैं ये डिग्री कंप्लीट करूँगा तो ये एक्सेप्टेबल डिग्री है। लेकिन जब मैं ऑनलाइन कोर्सेरा से पढ़ रहा हूँ तो हु कैन प्रूव दैट, राइट? मेरे पास एक ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो कि लोग मुझसे सवाल करेंगे तुम्हें आता ही नहीं आता। तो मैं एक ऐसी फील्ड के अंदर हूँ जो स्किल्स की दुनिया, तो इन सब चीज़ों में डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन आप जब लिंक्डइन पे अपना काम शेयर करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे अपनी पर्सनल, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो लोग खुद ही बोलते हैं कि ठीक है, इसका मतलब जो ये बात बोल रहा है उसने सीखी भी है। फिर स्किल्स मैटर। जब मैंने NBP में ज्वाइन किया तो उस वक्त उन्होंने मुझे ऑफर ये दिया था कि आपने यहाँ से BI का डिपार्टमेंट स्क्रैच से स्टार्ट करना है। तो मैंने करा और 7 सालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे पूरा BI इस्टेब्लिश कर दिया। तो इस दरमियान बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ रिसर्च करनी पड़ी, कई रातें जागी, पढ़ाई में भी रातें जागी और काम में भी रातें जागी, क्योंकि मैं ऑफिशियल एजुकेशन से नहीं आ रहा था। और कोई ऑफिशियल एजुकेशन से भी आ जाए उसको भी ये रूट लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का हाल, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ नहीं पढ़ाई जाती। बस मुझे प्रिविलेज ये था कि जब मैं कोर्सेरा से पढ़ा था तो मुझे सब कुछ लेटेस्ट सीखने का मौका मिल रहा था, अपना करिकुलम खुद राइट कर रहा था, तो मुझे पता था कि आगे की 4 चीज़ें हैं। सही। तो कराची AI का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कराची AI बेसिकली है क्या चीज़? ओके, कराची एक सपोर्ट सिस्टम और इकोसिस्टम है। वो लोग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है, इनके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं,
प्रैक्टिकल कुछ काम करना चाहते हैं और अगेन अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, तो ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है कि जो कि उनको फैसिलिटेट करती है। अब कराची है कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा थोड़ा प्रिविलेज बैकग्राउंड है, मैं ACC है। अच्छा, मैं प्रिविलेज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये अंग्रेज़ी के अंदर मैं फॉर एग्जांपल मैं OA लेवल से बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम कहते हैं ना OA लेवल का बच्चा है तेज़ होगा, तो ACCA का बच्चा है तो उसको अंग्रेज़ी ऑलरेडी आती है। तो 2016 में मैंने जब कोर्सेरा पे ऑनलाइन कोर्सेज लेना शुरू किए, शौक था लेकिन अंग्रेज़ी आती थी। ये बात इम्पेरेटिव है कि जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती वो कोर्सेरा पे कोर्स नहीं सीख सकता। ऑल्दो करंट सिनेरियो के अंदर वक्त चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगले 1 साल बाद आप कोर्सेरा पे उर्दू में कोर्स सुन सकेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन मेरे टाइम पे नहीं थी। तो मैंने ये नोटिस किया कि मैंने 4 साल एवरी सैटरडे एंड संडे, अल्हम्दुलिल्लाह बीच में मैं शादी भी करी और मेरी बेगम ने मेरा बड़ा साथ दिया कि आप सोचें कि एक नई शादी और साथ में बंदा जो है वो सैटरडे संडे को पढ़ता है और मंडे टू फ्राइडे तो जॉब जाता है, तो आई थिंक इसमें क्रेडिट जाता है फैमिली को भी। लेकिन अब ये जो जर्नी है इसके दरमियान मैंने सारी चीज़ें करी अंग्रेज़ी के अंदर, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार मुझे ये जो चीज़ें मैंने सीखी इसके लिए मुझे 4 साल लग गए, तो क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि एक आम पाकिस्तानी आदमी इस पूरे चीज़ को कम टाइम में अपनी नेचुरल लैंग्वेज यानी कि नेटिव लैंग्वेज उसके अंदर सीख सके। हम पाकिस्तानियों की नेटिव लैंग्वेज किसी भी सूबे को ले ले, पंजाबी हो, सिंधी हो, सराइकी हो, कोई भी हो, सब लोग उर्दू समझते हैं। तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक कराची का नाम लेते हैं, कराची AI का नाम देते हैं, तो कहेंगे पूरी दुनिया में जब कभी भी किसी किताब में छपेगा तो एटलीस्ट मेरा नाम नहीं जाएगा, मेरे कराची का नाम जाएगा, राइट। तो और कराची से लोग बोलेंगे ये पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है। तो ये इसका नाम का आइडिया था और इसका मकसद यही है कि लोगों के लिए आसानी करना। तो हमने 2017 में इस कम्युनिटी की बुनियाद रखी। मैं किसी और कम्युनिटी बिल्डर के पास गया, उन्होंने मेरा हाथ थामा और उन्होंने मुझे पहला मीटअप करने के लिए वेन्यू दिया। हमने 30 लोगों से स्टार्ट किया था ये मीटअप्स। अच्छा, इस कम्युनिटी में हम करते क्या है, हमारे 3 पिलर्स ऑफ एंगेजमेंट है। एक है अवेयरनेस, एंगेजमेंट और एम्पावरमेंट। पहला आता है अवेयरनेस, जिसके अंदर हम लोग हर क्वार्टर पे मीटअप्स करवाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना कराची फूड फेस्टिवल का तो एक रुझान है, हर एक को याद है कि हर अगले साल होगा, राइट, लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि भाई अगला मीटअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कब हो रहा है, राइट। तो हमने कोशिश ये की है कि ऐसे रेगुलर मीटअप्स कराते रहे ताकि लोगों को याद रहे कि एक क्वार्टर हो गया, अगले क्वार्टर में मैंने IBA यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पे ये मीटअप होने वाला है। तो ये एक हमारा मकसद है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, इस 3 घंटे के अंदर हम एक इंडस्ट्री का थीम सेट करते हैं, जैसे AI इन बैंकिंग इंडस्ट्री, AI इन फाइनेंशियल, AI इन हेल्थ केयर। आपको मज़े की बात बताऊं, इस इवेंट की मैं एक हाईलाइट सबसे शेयर करता हूं, वो है कि हमने एक लैंडमार्क इवेंट कराया था AKU के अंदर, आगा खान यूनिवर्सिटी में। उनका पूरा 250 लोगों का ऑडिटोरियम और डॉक्टर्स से भरा हुआ था और वो सिर्फ वहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे, वो ये सीखना चाहते थे कि AI उनकी हेल्थ केयर की डोमेन को कैसे चेंज कर रहा है, राइट। तो ये इम्पैक्ट है जो हम क्रिएट करते आ रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 21वां मीटअप 29 सितंबर को होने जा रहा है, तो ये कंसिस्टेंसी की बुनियाद है। अच्छा, इसका सारा मकसद मैंने जैसे इसके पिलर का नाम बताया, जैसे अवेयरनेस है, यानी कि लोगों को एटलीस्ट पता तो चले कि डायरेक्शन क्या रखनी। अब जब डायरेक्शन मिल गई तो लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि ठीक है, कुछ लोगों को सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, हमने इसमें काम करना है। काम करने के लिए आपको टेंजिबल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। 2017 से जब हमने कम्युनिटी को स्टार्ट किया तो हमने 2018 के अंदर MOU स्ट्राइक किया कोर्सेरा के साथ। अब ये पहला अपॉर्चुनिटी थी कि एक लोकल कराची की कम्युनिटी, एक अननोन बंदा कोर्सेरा के साथ MOU स्ट्राइक कर रहा है, 7 मशीन लर्निंग और AI की स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, हज़ारों डॉलर के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेरा ने प्रोवाइड किए फॉर कराची इंडिविजुअल्स। और आज भी वो मुआहिदा हमारा कंटिन्यूड है, यानी कि अगर कोई फाइनेंशियल एड के अंदर कराची AI का रेफरेंस देता है तो 100% फाइनेंशियल एड अप्रूव होती है कोर्सेरा के ऊपर। तो आज भी कोई अगर AI ML डेटा साइंस के कोई भी कोर्सेज लेता है, हमारे सर्टेन हमारी वेबसाइट पे जाएगा karachi.doti.com/free, तो इस वेबसाइट पे हमारे कुछ स्पेशलाइजेशंस नोटेड हैं। अगर उस पे जाता है और वो उन कोर्सेज में एनरोल करता है, फाइनेंशियल एड अप्लाई करता है, कराची AI का रेफरेंस देता है, ही विल गेट इट, राइट। अब ये हमने कोशिश कर दी, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे ना एक कल्चर है, वो ये है कि अगर मैं खुद से पढ़ सकता तो मैं आपके पास क्यों आता। ये जो कल्चर है ना कि हमें मेंटोरशिप चाहिए, तो हमने ये नोटिस किया कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों ने कोर्सेरा के कोर्सेज को ऑप्ट ही नहीं किया, यानी कि उनके पास अगर वो वीकेंड पे खुद से नहीं पढ़ पा रहे। फिर हमने वहाँ पर कराची की सबसे बड़ी अप्लाइड AI एकेडमी की बुनियाद रखी, जिसको हम नाम देते हैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल एकेडमी।
Okay. यहाँ पे हमने सबसे पहले काम स्टार्ट किया डेटा साइंस के अंदर। अच्छा, उस वक्त इंडस्ट्री में डेटा साइंस का बूम हो रहा था, तो हमने कोर्स भी उससे स्टार्ट किया। सही। लेकिन एक साल में हमने रियलाइज़ ये किया कि इंडस्ट्री, और वो जो मैंने आपको बताया ना, मैं रोड पे BI को बेच रहा था, तो मैंने उसमें रियलाइज़ किया कि इंडस्ट्री तो उस स्टेज पे खड़ी है कि जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के स्टेज पे नहीं है। अभी तो ये कह रहे हैं कि बेसिक डेटा का ही नहीं पता। तो फिर हमने 2019 के बाद विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट लॉन्च किया। अच्छा, ये जो कोर्सेज है ना, ये टूल ड्रिवन कोर्सेज नहीं है, यानी कि इनका मकसद आपको पूरे रोल के लिए तैयार करना है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक बंदा है, वो आपको चाहिए मार्केटिंग एनालिस्ट, तो आप ये कहेंगे उसको मार्केटिंग की सारी इस्तेलाह भी आती हो और एनालिसिस भी आता हो। तो ये 360 कॉम्बो कोर्स है, यानी कि आपको रोल ड्रिवन ट्रेनिंग। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 16 हफ्तों का ये 4 महीने का कोर्स है। और ऑन साइट हम लोग करवाते हैं और इंडस्ट्री के लीडिंग इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं। और सिर्फ पढ़ाते नहीं है, इतनी हाइपर स्पेशलाइजेशन है कि जो पढ़ाता है वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है जिसमें वो 8 साल का 7 साल का तजुर्बा रखता है। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज बात करें। ये वो सारी लर्निंग थी जो मैंने ACCA से ग्रैब की, मैंने दूसरी इंडस्ट्री से ग्रैब की, और मैंने उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लाके सॉल्व कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे दोस्तों ने, हमारे टीचर्स ने, कम्युनिटी ने साथ दिया है, और आज भी ये इनिशिएटिव अब नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कराची के अंदर चल रहा है। तो हमने वेरियस वेन्यूज़ भी एक्सप्लोर किए। तो इनका मकसद प्रैक्टिकल एजुकेशन देना है। अच्छा, याद रखें, ये वो टाइम है जिसपे साउथ ईस्ट एशिया में मैं क्लेम करता हूँ कि इस तरह के रोल ड्रिवन कोर्स, सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट, सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, इनका थोड़ा मोड डिफरेंट है। देखिए, पाइथन सीख लें 1 हफ्ते में, टैब्ल्यू सीख लें 10 हफ्तों में, ये सब करवाते हैं, लेकिन पूरे रोल की तैयारी कराना कोई भी नहीं करवाता। तो ये जिस तरह का इंडिजिनस था हमारा, वो हमने कराची में अर्ली स्टेजेस में किया। इनफैक्ट 2021 के अंदर हमने कंप्यूटिंग साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चों के लिए सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर लॉन्च किया। इसके 2 साल बाद कोर्सेरा ने लॉन्च किया, 3 साल बाद ग्लोबली लॉन्च हुआ। तो आप ये नोटिस करें कि यहाँ पर आपके साथ एक ऐसा दोस्त बैठा है जो कि ग्लोबल लेवल पे एक काम ऐसा कर रहा है जो कि वे अहेड ऑफ टाइम है। तो ये कोशिश थी हमारी एंगेजमेंट में। एंड फाइनली हमारा लास्ट पिलर आता है जो एम्पावरमेंट आता है। यानी कि कोई भी कोर्सेज आप करा रहे हैं या कोई भी आप स्किल सिखा रहे हैं, अगर वो इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो फिर वो कारामद नहीं है। यानी कि अगर उससे रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पा रही, इकोनॉमिक मॉडल नहीं होगा उसका कोई, तो हमने इंगेजमेंट के जरिए पाशा के साथ अलाइंस किया है, ITCN के साथ अलाइंस किया है। इसी तरीके से कराची के अंदर अगर 50-55 डेटा साइंस कंपनीज हैं, हमने उसमें से 33-35 को अपने साथ पार्टनर अप किया हुआ, यानी कि उनकी हायरिंग डेटा साइंस AI ML की हम देख रहे होते हैं। तो ये हमने पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है, एंड टू एंड एक सिस्टम है। तो ये कराची है का तारुफ है। सही। मैसम, AI जानना एक आम आदमी के लिए कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में? बिकॉज देखें, हर बंदे का किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से ताल्लुक़ नहीं होता। हम आए दिन ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि यार AI जो है वो चीज़ों में ऊपर आ रहा है, आने वाले दिनों में यही सारी चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेबल होंगी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। तो जिस बंदे का ताल्लुक़ कंप्यूटर साइंस या इस फील्ड से नहीं है, उस बंदे के लिए AI या डेटा साइंस को जानना या उसके बारे में पढ़ना आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है? अच्छा देखिए, इसमें 2 एरियाज़ को बाइफिकेट कर देता हूँ। एक मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और एक ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ है। देखिए, एक AI वो है जो कि वीडियोस के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ऑडियोज़ में इस्तेमाल हो रही है। तो पहले मैं नॉन प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस कर लेता हूँ। अब अगर आपको आज के ज़माने में मालूम नहीं हो कि AI के ज़रिए आपकी आवाज़ क्लोन हो सकती है और मैं आपकी बेसिस पे किसी को फ़ोन करके कह सकता हूँ कि भाई मुझे 5,000 रुपये जमा करा दो, तो अगर आपको ये आइडिया नहीं होगा और आपको ये पता चले, यानी कि रिसीवर की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, पैसे ट्रांसफ़र कर देगा और क्लोज कर देगा मामला। लेकिन वो बंदा जो AI अवेयर है, वो एटलीस्ट उसको खड़केगा तो सही कि यार ये क्या हुआ और मेरे साथ क्या मामला हो। तो ये बेसिक अवेयरनेस है। अब ये तो सिर्फ मैंने ऑडियो की बात की है, मैं बात करता हूँ वीडियो की। मेरे घर वालों की कोई वीडियो रिसीव हो रही है, आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो अगर मुझे ये AI का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो मेरा जो नॉन प्रोफेशनल लाइफ है ना, वहाँ से ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि प्रोफेशनल लाइफ तो रहेगी नहीं। तो ये एक अवेयरनेस तो सबके लिए। आजकल तो वैसे भी ऑडियो वीडियो बड़ी लीक हो जाती है ना, हर चीज़ आए दिन हम टीवी पे भी सुनते रहते हैं, इसकी ऑडियो लीक हो गई, लीक हो जाती है, म्यूटेट हो जाती है। मतलब मैंने कुछ कहा नहीं, बीच में कुछ वर्ड्स इंसर्ट कर दिए, वॉइस क्लोनिंग के जरिए वो वॉइस को जिप करके स्टिच कर दिया, यानी कि वो पूरी आपको ऐसे ऑडियो लगेगी कि वाकई में मैंने कही है। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज़ की अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो इसके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी के चैनल्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि ये वॉइस क्लोनिंग होती कैसे। तो अगर आप उन वीडियोस को देखें, ना सिर्फ इसलिए कि मैं वॉइस क्लोनिंग का काम करना चाहता हूँ, बल्कि एटलीस्ट देखें तो सही कि प्रोसेस क्या है,
ताकि आपको पता तो चले कि ये हो सकता है। तो ये एक तो मेन एस्पेक्ट है। अच्छा, इसका ताल्लुक जानवरों को छोड़ के तमाम इंसानों से दिलाकर, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल है वो बचे हुए सिर्फ एआई से, तो इसका सबसे ताल्लुक है। अब मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल्स की। चाहे आप सप्लाई चेन के प्रोफेशनल हैं, चाहे आप मार्केटिंग के प्रोफेशनल हैं, कोई भी है, आपको एआई की अवेयरनेस होना ज़रूरी है अपने प्रोफेशनल वर्क के अंदर। यानी कि एआई आपका काम कुछ जगहों पे ईज करेगी, कुछ जगहों पे आप एक मीडियोकर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्लास को उठा के रोज यहाँ पे रखना है, इसके लिए एक ऑटोमेशन आएगी, एक दिन रोबोट उठा के यहाँ पे रख देगा, तो आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप यही काम करते रहेंगे तो शायद वो जो नोशन है ना एआई के आते हुए जॉब चली आएगी, तो ऐसी जॉब्स जाएंगी। लेकिन नई जॉब्स भी बन रही हैं, उस रोबोट को भी कोई ऑपरेट करेगा, तो ये सारा नोशन है। अब इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, मैं फाइनेंस का प्रोफेशनल हूँ, मैं हेल्थ केयर का बंदा हूँ, मैं किसी भी एरिया से ताल्लुक रखता हूँ, आप कोई भी जॉब उठा लें, देखिए सब जगह डेटा प्रोड्यूस होता है। एआई की बैकबोन है डेटा। अच्छा, एआई के अंदर दो एरियाज मेजर आते हैं। एक आता है कोर एआई, जिसके अंदर हम कटिंग एज रिसर्च की बात करते हैं, जैसे ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, आपकी मेरी आवाज़, वॉइस क्लोनिंग, टेक्स्ट एआई, वॉइस एआई, इमेज एआई, ये सारी आती। और एक कोर एरिया आता है डेटा साइंस का। देखिए आजकल कंप्यूटिंग पावर बहुत ईजी हो गई है, तो एडवांस एल्गोरिथम्स अनलॉक हो गए जो कि पहले छोटे पीसीस पे नहीं चल पाते थे। आज आपको पता है एसएसडी रैम कितनी सस्ती हो गई, तो इसकी वजह से सारी प्रोसेसिंग पावर अपटेक हो गई। अब इसकी वजह से होता यह है कि एक आम आदमी एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल कर सकता है, तो आपके पीसी के ऊपर लोग एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करके डेटा को लेकर प्रोसेसिंग करते हैं और आगे क्या होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन करते हैं। इसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं या प्रिडिक्शंस कहते हैं। और फिर अब जो रिसेंटली जैसे आपने चैट जीपीटी वगैरह देखा है, ये जेनेटिव एआई कहलाता है। यानी कि इसके अंदर एक ताकत ये है कि ये अपने आउटपुट में तखय्युल रखता है, यानी कि ख्यालात अपने चेंज कर सकता है और वेरिएशन ला सकता है। तो जेनेटिव एआई के ज़रिए बहुत सारा काम हो रहा है, तो हर प्रोफेशनल को जेनेटिव एआई सीखना बहुत ज़रूरी है। चैट जीपीटी अगर किसी प्रोफेशनल को फ्यूचर में नहीं आता। अच्छा, चैट जीपीटी कहने का मतलब किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि वो जो खुद ही लिखने वाली है ना, उसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी। तो मैं आम आदमी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, चैट जीपीटी या चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशंस का सीखना लाजमी है कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो, चीज़ों का समझ में आता हो और अपने प्रोफेशन में एक्सरसाइज कर सकें। अब इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, यानी कि अगर आप कोर डेटा साइंस में काम कर रहे हैं, आप टैब्ल्यू सीख रहे हैं, आप पावर बीआई सीख रहे हैं, आप एसक्यूएल सीख रहे हैं, डेटा की लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आप सब लोग, आज हम 2024 में पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल आपका किसी व्यूअर को ये मालूम नहीं होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर जॉब की रिक्वायरमेंट है। सही ऐसी है। तो आगे 1-2 साल बाद जो बंदा पावर बीआई, टैब्ल्यू, एसक्यूएल ये सारी चीज़ें नहीं जानता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यानी कि काम डेटा इतना बड़ा हो चुका है कि आज एक्सेल के अंदर वो समाता ही नहीं। तो जिन प्लेटफॉर्म्स में समाता है आपको उसमें जाकर काम करना पड़ेगा। बिजनेस नहीं रुकने वाला, बिजनेस बोलेगा कि हमें बंदा चाहिए जो कि एसक्यूएल पे काम करे, बड़े डेटा पे काम करके दिखा दे। तो ये एक तो ये स्किल की साइड है एक्वायर करने की, और एक वो है जो लिटरेसी एंड अवेयरनेस रखना है एआई के हवाले से कि लेटेस्ट काम क्या हो रहा है, ताकि आप कहीं पे धोखा ना खा जाए। तो मैसम, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो बेसिक एजुकेशन है उसके अंदर क्या ये चीज़ें बताई जा रही हैं इन या अवेयरनेस दी जा रही है? जो आप अवेयरनेस, आपने बात की कि आप लोग अवेयरनेस का काम करते हैं देने का, तो वो अवेयरनेस की ज़रूरत तो बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम है कि बेसिक लेवल पे उस एजुकेशन की, उस अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो जिस तरीके का एजुकेशनल सेटअप है उसके अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड करने हो तो नहीं रही कम्प्लीटली, लेकिन क्या कोशिश की जा रही है कि ये चीज़ें लोगों को, बच्चों को बताई जाएं, उनको ये अवेयरनेस दी जाए? अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स में जानता हूँ, समझें कि 5% के स्केल पे जो कि रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों के दरमियान, स्टेम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव साइड है। और पॉजिटिव साइड को हमेशा ही देखना चाहिए, क्योंकि हमेशा पॉजिटिविटी के अंदर एक कंटेजियसनेस होती है, तो फर्दर पॉजिटिवनेस आती है। तो अच्छी बात करना लाजमी है पॉडकास्ट के ऊपर कि ऐसा काम हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो बच्चों को इंगेज कर रही हैं। अच्छा, 2 तरीके, यूनिवर्सिटीज़ इनका इंगेजमेंट का मॉडल भी तब्दील हो रहा है, यानी कि पहले उस्ताद सिर्फ लेक्चर देके पढ़ा दिया करता था, आज वो वीडियो, एआई और सारी इमिक्शन, एनिमेशन, सब चीज़ों को इस्तेमाल करता है। और एक स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस होती जा रही है कि पता चल रहा है कि नोट्स बनाने हैं तो मैंने समरी को चैट जीपीटी से बना लेना है। अच्छा, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताई जा रही, अगेन हो रही हैं,
लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही हैं, और आपकी पॉडकास्ट के तवस्सुल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा यूज़ हो। तो क्या क्या एफर्ट करने चाहिए आपके हिसाब से? जैसे लाइक एक एफर्ट वो है जो आपकी शक्ल में, आपके एक ये कराची AI की शक्ल में हमें नज़र आ रही है, तो आपके ख्याल में क्या प्राइवेट सेक्टर को मज़ीद आगे आने की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट लेवल पे इस तरीके के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए? लाइक हमने एक बीच में देखा, एक इदारा है पाकिस्तान में, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से ना, वो लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए आए दिन नए प्रोग्राम्स उनके आते रहते हैं। तो ये भी एक स्किल ही है, मेरा मानना ये है, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो क्या ये चीज़ को उस स्किल डेवलपमेंट के अंदर शामिल होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, जो कि मुफ्त तालीम दी जाए लोगों को? क्योंकि अवेयरनेस इसी तरह बढ़ेगी ना, एक दफ़ा आप चीज़ों की इंपॉर्टेंस लोगों के अंदर आ जाएगी, फिर उसमें पैसे खर्च करते हुए भी आदमी नहीं सोचेगा। बिल्कुल ऐसी। तो आप क्या समझें कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा आगे आना चाहिए या गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट्स होनी चाहिए? अच्छा, मैं इसको कहूँगा कि 200% एफर्ट होनी, तो 100% गवर्नमेंट की तरफ से और 100% प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कैसे इंकरेजमेंट हो सकती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की अपस्किलिंग के लिए बजट्स मुख्तस करें, और ऑब्वियसली उनको अपस्किल और ट्रेन करें ऐसे प्रोग्राम्स में। कराची AI या कराची AI जैसे 100 प्रोग्राम कराची में हो रहे हैं, उनके अंदर एनरोल करें तो सही, यानी कि उनकी अपस्किलिंग का काम करें। क्योंकि देखें, वर्क फोर्स अपस्किल नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस इतना फास्ट पेस है कि वो लोगों को निकालना शुरू कर देंगे। तो बेहतर है कि लोगों को निकालने से अच्छा है कि आप उनको अपस्किल कर दें। दूसरी चीज़ आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर पे, दूसरी चीज़ एक और आती है प्राइवेट सेक्टर में, इज़ स्पॉन्सरशिप्स। यानी कि वो लोग जो ये एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको एनकरेज तो करें। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि अब तक हम 21 मीटअप कर चुके हैं, 2017 से 2024, 7 साल कहते हैं। बहुत कम दोस्त हैं हमारे जो कि ये बात समझते हैं कि बेलॉस इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर के लिए, मुल्क के लिए ज़रूरी है। यानी कि आज भी हमारे से ना, अभी आप करवा लें कराची फूड फेस्टिवल, आपके पास इतने ब्रांड्स होंगे जो हाथ जोड़ के कहेंगे पैसे ले लो, लेकिन एजुकेशनल इवेंट कोई करा ले तो लोग बोलते हैं क्या ROI मिलेगा। ROI की टर्म से हम इतना हो गए, वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती लेकिन ROI बोलना हमको सबको आता है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा ना मटीरियलिस्टिक हो गए। तो हमें इससे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर को कि भाई ROI छोड़ो, मुल्क का सोचो। जिस मुल्क ने आपको कुछ दिया है, जिन लोगों ने, जिस सोसाइटी ने आपको कुछ दिया है, उन पे तो एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं उनको स्पॉन्सर भी करो और कंडक्ट भी कराओ, ताकि देखें बाहर आप इंडिया बराबर में आपके पड़ोसी को देख लें, इंडिया को। यार वो उधर से तो मैसम कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना हमारा यार। क्यों कंपैरिजन नहीं है? अच्छा देखिए, मैं मजे की बात बताऊँ, मैं कराची AI का जो मॉडल चलाता हूँ ना, मैं बहुत कुछ वहाँ से सीख के यहाँ रेप्लिकेट करता हूँ। तो अगर हो भी जाता है तो इसका मतलब डुएबल है। ये वही सॉइल है, वही मट्टी है जिससे वो बने और वही से हम बने। बस उनका इकोसिस्टम बेहतर है। तो अभी जो आपने सवाल किया है वो यही किया है कि इकोसिस्टम बेहतर कैसे हो सकता है। तो वो इकोसिस्टम क्या है? वहाँ पे EY है, डिलॉइट है, वहाँ पे एक इवेंट होता है AI इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बैकिंग पे EY खड़ा हो जाता है, उसके पे डिलॉइट खड़ा हो जाता है, उनका बेहतरीन बड़ा बैंक खड़ा हो जाता है। यहाँ पे कौन सा एजुकेशनल इवेंट है जो कराए और उसके पीछे कोई स्पॉन्सरशिप के लिए 10,000 रुपये भी दे दे। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन ये वो आइडिया है जो मेजर लेवल पे सेल करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन को प्रमोट करो। ये बताएं कि ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की मैं आपसे जो बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के लेवल पे अभी चीज़ें किस स्टेज पे पहुँची हैं? मतलब AI को लेके, डाटा साइंस को लेके, इसकी अवेयरनेस के हवाले से प्राइवेट सेक्टर में आप और आप जैसे कई दूसरे लोग इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े, इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को पढ़ने का लोगों के अंदर रुझान पैदा हो। तो गवर्नमेंट लेवल पे आपको क्या लगता है कि ये कोशिशें की जा रही हैं या बिल्कुल ये अभी हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? ओके, तो अभी हमने प्राइवेट सेक्टर को समराइज़ किया है और अब हम पब्लिक पॉलिसी की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक 2 तरह की पॉलिसीज़ हैं। एक AI का फ्रेमवर्क है, यानी कि जैसे आपने EU के अंदर लॉज वगैरह देखे हैं कि AI को कैसे इस्तेमाल करेंगे एथिकली, ये एक पूरी साइड डिफरेंट है, तो थोड़ी देर में इस पे आते हैं। अब हम उस तरफ बात करते हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर रहे थे कि अवेयरनेस के लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा, अपस्किलिंग के लिए हो रहा है, तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अच्छी बात यह है कि आजकल की थोड़ा सा पॉलिटिकली यूथ मोटिवेटेड है ना, हमारी पॉपुलेशन यूथ है। तो इमरान खान साहब के दौर में भी, शहबाज शरीफ साहब के भी दौर में, अब वो लैपटॉप से बात आगे बढ़ गई है। अब थोड़ा हो गया कि आप स्किलिंग और यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम करें और उसमें AI, डेटा साइंस और इसके अलावा भी बहुत सारे नए एरियाज़ हैं, AR VR है और XR है, ये सब चीज़ें, ब्लॉकचेन है,
तो इनके ऊपर बहुत सारे नए प्रोग्राम्स अपस्किलिंग के हो रहे हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि पंजाब में थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, सिंध में थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे। फिर उसके बाद PIAAC है, प्रेसिडेंट्स इनिशिएटिव फॉर AI है, वो नोटेबल है। GIAIC है, और दोनों के पीछे ज़िया खान साहब हैं, तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने इतनी सारी एफर्ट्स की हैं और जो है वो इसको लेके चल रहे हैं एक तरीके से। तो ये काम तो हो रहा है, ठीक है, एक सर्टेन स्केल पे हो रहा है, और अगेन एक मैसिव स्केल पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे सब चीज़ें आती हैं, लेकिन हो तो रहा है, तो लेट्स इनकरेज के हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद पार्टनर कुछ इसमें प्राइवेट एरियाज़ भी आ जाते हैं जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, तो वहाँ पर क्वालिटी बेस्ड डेटा साइंस कोर्स, AI के कोर्सेज, अपस्किलिंग की जो बात हो रही है ना, वो हो रही है। हाँ, अवेयरनेस के लिहाज पे इस्लामाबाद में मैं सुना है कि सबसे ज़्यादा मीटअप्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सारे हेड ऑफिस, फॉरेन ब्यूरोक्रेट सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इस चीज़ को फैलाने की ज़रूरत है। यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे इदारों से या तो कोलैब कर लें, या कैपेसिटी बिल्ड कर दें, या कैपेसिटी नहीं है तो फंड कर दें, राइट, कि वो लोग जो करना चाह रहे हैं एटलीस्ट उनकी बैकिंग तो कर दें। तो कुछ हमारे ऐसे इदारे हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, और कुछ इदारे हैं जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, तो उनको हरकत करने की ज़रूरत है, अपने फंड्स को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि सही जगह पे इस्तेमाल हो, राइट, और पब्लिक का पैसा है पब्लिक पे लगे। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट लेवल पे जैसे हम लोग 21 मीटअप्स करा रहे हैं ना पिछले 7 सालों से, तो उसी तरह की एक एनर्जी और कैंपेन चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे कि जो कि कराती रहे, ताकि लोगों को एटलीस्ट पता चले कि भाई पढ़ने लिखने में ज़िंदगी है, अब दूसरे कामों में ज़िंदगी नहीं है। तो एटलीस्ट ये रुझान बना रहे। अब आ जाते हैं पॉलिसी साइड पे। तो वहाँ पर हम देखें, अब UAE की बात करें तो वहाँ पे नेशनल AI मिनिस्टर है। यहाँ पे तो हमारे पास मिनिस्ट्री कम करनी है और इसी की बात हो रही है। तो वो अपनी जगह पे बातें सही है, कॉस्ट कटिंग और खुदा का वास्ता कर दें अगर ये सारी चीज़ें, लेकिन जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें AI मिनिस्ट्री फोरमोस्ट है। अब AI मिनिस्ट्री का रोल क्या है? उसके 2 रोल्स आएंगे। यही अपस्किलिंग को एक तो वो ओवरसी करे कि आम पब्लिक की अपस्किलिंग क्या होती है, क्योंकि अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज लाना है तो उसके लिए आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने के लिए ह्यूमन लेबर रिक्वायर्ड। ह्यूमन लेबर अगर अपस्किल्ड नहीं होगा तो वो कैसे एक्सपोर्ट करेगा? तो एक तो ये मेन एस्पेक्ट है। फिर एक एस्पेक्ट आता है कि लोग चीज़ें बनाएंगे, लोकली बेचेंगे, करेंगे, डेटा पे ट्रेनिंग करेंगे। आप सबको मैंने बताया कि AI की जो बैकबोन है वो डेटा है, तो डेटा पे ट्रेनिंग होगी। अब आप फॉर एग्जांपल किसी के फेसबुक से उठा के उसकी तस्वीर पे ट्रेनिंग शुरू कर दें अपने, और बोलेंगे मैंने AI को काम कर लिया, तो क्या ये एथिकल है या नहीं? तो पाकिस्तान तो माशाल्लाह ऐसा एरिया है जहाँ पर हम कहते हैं पॉलिसी नहीं है। मल्टीनेशनल यहाँ पे काम करने इसलिए आते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी नहीं है, तो ग्रे एरिया में खेल के पैसे बना लेते हैं। तो भाई ये पॉलिसी बनाएं, इससे पहले कि आपका डेटा ग्लोबली बेच दिया जाए और फिर आप सोचते रहें कि हमारी वॉइस क्लोन हो गई है और हमारा फेस चले गया है, तो ये मसले आपके साथ हो जाएंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा पॉलिटिकल टर्मोइल में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा साथ है। जो अभी आपके पास रिसेंटली पेजर धमाके हुए हैं, उससे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा कि टेक्नोलॉजी आपके पास अपनी होनी चाहिए। तो हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। और इस पर मैं कुछ इदारों को जानता हूँ गवर्नमेंटल प्राइवेट लेवल पे जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कुछ की नहीं, बहुत की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोगों को मिलकर काम करना है। तो पॉलिसी, हमारी नेशनल AI पॉलिसी रिसेंटली ड्राफ्ट भी हुई है, लेकिन अगर आप पॉलिसी को पढ़ेंगे तो वो बजट लग रहा है। अच्छा, यानी कि कॉपी पेस्ट। हम आगे काम ये करना चाहते हैं, हम ये कर लेंगे 2025 में ये कर लेंगे। भाई ये पॉलिसी थोड़ी है। या तो आपने शॉर्ट विजन पॉलिसी दी है कि बस ये किसी ने बोला था और आपने नंबर पूरे करने के लिए ये लिख दिए। पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जैसे GDPR लॉज हैं, ये सारे पॉलिसीज होती हैं, इस तरह का कोई कानून लेकर आएँ ताकि आप भी दुनिया के अंदर जाने जाएं कि हम कोई हमें फॉलो कर ले किसी मॉडल में। जैसे PIA को फॉलो करता हुआ एमिरेट्स आया था ना कि आप हमें एयरलाइन चला दें, तो वो दूसरा मोमेंट हमें यहाँ दे दें कोई। तो ये मामला है। और ऐसे तो बहुत मौके हैं, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। हमारे जो ये नेबरिंग कंट्री इंडिया, आप यहाँ देखें कि IT में किस मास लेवल पे काम हो रहा है। मैं सिर्फ इस बात पे, मतलब उनकी पॉपुलेशन जो है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट ये कि वो जिस तरीके से सोच रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे वो थिंकिंग पीछे नज़र आ रही है कि यार ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसके पीछे सोच क्या डेवलप हो रही होगी, और किस तरीके से वो इम्पोर्टेंस, जो मसले की इम्पोर्टेंस है वो उनको एहसास हो गया।
एक स्ट्रेटेजिक साइड है जिसको हम ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक बैकिंग है। और गवर्नमेंट ने अलाइन किया कि ये रोड ऐसे चलेगा, लोग उस पर चल रहे हैं, दौड़ नहीं रहे। पाकिस्तान में रोड नहीं बना हुआ, इसलिए लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, कोई वहीं खड़ा हुआ है। तो ये एक मसला हमारे साथ है। वो जो रोड मैप है, वो रोड मैप देना बड़ा जरूरी होता है। हर फोरम पे खड़े होकर हमारे यहाँ पे लोग ये जरूर बोल देते हैं IT इतना इंपॉर्टेंट है, IT इतना इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल एक लेमैन वाली बात हो गई। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। जब तक उस चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में आप पेपर पे नहीं लिखेंगे, जब तक उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, चीजें आगे जाएंगी कैसे? आप जितना भी इंपॉर्टेंट बना दें मसले को। 100% अकाउंटेबिलिटी इंस्टॉल करने की जरूरत है। हमारे हर इदारे की जो तबाकुन सूरत आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अकाउंटेबिलिटी और KPI अचीवमेंट नहीं है। प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ये वो है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मैं किसी को भी मोरिल इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या उन्होंने अपने आदाब हासिल किए? इस पे कोई नहीं बात कर रहा। इस पे बात कर रहा है कि हमने नए आदाब बना दिए और अगले साल हमने और नए आदाब बना दिए। और भाई जो पिछले साल के आदाब थे वो हुए कि नहीं हुए? ये मिनिस्ट्रीज का मसला है, तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे। इसके अलावा पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे पॉलिसीज़ तो मल्टीनेशनल्स और दूसरे जो फॉरेन एरियाज़ हैं जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो यहाँ आएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, आपको नुकसान पहुँचाएंगे और चलेंगे। और फिर दूसरा एक और बड़ा मसला ये भी तो है ना कि जिस फील्ड की हमारे यहाँ डिमांड, हमें पाकिस्तानियों को ये लगता है कि हम इस फील्ड की डिमांड बाहर बहुत ज़्यादा है, उसमें वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एक लेवल पे ले आते हैं और उनकी कोशिश ये नहीं होती कि यहाँ पे रह के मेहनत करें, यहाँ की चीज़ों को डेवलप करें। वो पर्सनल एजेंडा लेके, पर्सनल सोच लेके आगे चल रहे होते हैं कि भाई ये पढ़ लो, यहाँ से वीज़ा लगना आसान हो जाएगा, फिर हम बाहर जाके मेहनत कर लेंगे जो भी करनी है। ये तो आपने दुखती रख पे पैर रख दिया है। मैं पिछले 7 सालों से यहाँ पे इसलिए हूँ, क्या मेरे पास ऑफर्स नहीं आ रही होंगी? मेरे पास भी बेहतरीन किस्म की ऑफर्स आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं कराची का हूँ, कराची के लिए, पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के लिए। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हम हर चीज़ में कहते हैं गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, तो आपने गवर्नमेंट को क्या दिया? गवर्नमेंट को छोड़े, आपने पाकिस्तान को क्या दिया? गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, आपने भी पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो दोनों एक ही पलड़े में खड़े हुए। सही बात है, बिल्कुल सही। तो मैसम AI की हमने बात की, तो यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है आप जैसे बंदे के साथ मेरा ये डिस्कस करना कि डेटा साइंस, ठीक है, डेटा साइंस है क्या? हम इसको मेजॉरिटी हमारे अंदर जो है वो लोग इसको नाम की हद तक जानते हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि डेटा साइंस है क्या, और फिर ये बताइएगा कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में ये। ओके, सो जो वर्ड डेटा साइंस है ना, अगर आप इसका नाम देखें तो डेटा से मुतालिक तमाम साइंस। अब डेटा कहाँ है? आज की दुनिया में मैं कहता हूँ हवा के अलावा सब जगह डेटा है, और हवा भी एक डेटा है, हवा की स्पीड भी एक डेटा है, तो हर जगह डेटा है। अब डेटा साइंस का ताल्लुक हर जगह है जहाँ पर डेटा मौजूद है, और अगर आप डेटा से सेंस बनाना चाहते हैं, यानी कि उससे वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए, एक लेमैन की तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हर जुम्मे को एक बंदा एक सर्फ एक्सेल की थैली लेके जाता है, तो आप अगले जुम्मे के लिए स्टॉक रखेंगे या नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, डेफिनेटली। इसी को कहते हैं डेटा साइंस। यानी कि आपने पिछले 10 हफ्तों के डेटा को देखा और 11वें हफ्ते के डेटा के बारे में तखय्युल कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, और एनालिसिस भी किया पहले आपने कि 10 हफ्ते कंसिस्टेंट लेता है। तो देखिए डेटा साइंस में 4 हिस्से आते हैं। एक कहलाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं कि मेरे बिजनेस में अभी क्या हो रहा है, यानी कि इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, सेल कितनी हुई है, यानी कि करंट हाल को जानने को हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कहते हैं। यानी कि डिस्क्राइब करना, बयान कर दो कि मामलात क्या हैं। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एक दिन था जिसमें रोज आता था हर फ्राइडे को, एक फ्राइडे नहीं आया, तो आपके जहन में बहैसियत बिजनेस ओनर सवाल बनेगा कि क्यों नहीं आया? सेल का नुकसान हुआ उस दिन, उसने सर्फ नहीं खरीदा। आपने जब अपने एनालिसिस किया, अब मैं बहुत लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ, पता चला कि आपके उस साइड पे एक रोड बन रहा था जिसकी वजह से बीच में खुदाई हुई थी, इसलिए वो नहीं आ पाया। अब इसको आपने डायग्नोज किया मसले को, यानी कि डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, यानी कि अपने डेटा को देखना और उसमें होने वाले उतार या चढ़ाव, अच्छा या बुरा, उसको किसी अदर इवेंट से एसोसिएट करना डेटा पॉइंट के जरिए, यानी कि डेटा को देखते हुए, इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ये 2 एरिया आते हैं, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। फिर इसके बाद जर्नी मूव होती है
प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की तरफ, यानी कि डेटा को, पुराने डेटा को देखते हुए, जैसे अभी आपने पहले बताया था कि 10 हफ्ते आया है तो अगले जुम्मे भी मैं उसका इंतज़ार करूंगा, तो आपने प्रिडिक्ट कर लिया। यानी कि हर सर्दियों में गर्म कपड़े आते हैं तो आपने प्रिडिक्ट कर लिया। साइक्लिकल एक अप्रोच है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव आपको नज़र आता है कि 2 दफ़ा डिप आया है, अब अगली दफ़ा जो है वो ऊपर जाने वाला है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रिडिक्टिव सारी पे आती हैं। अब इसके अंदर डेटा साइंस का क्या ताल्लुक है? डेटा साइंस इसके अंदर ये सारे काम करने की टेक्निक्स बताता है कि अपने डेटा को देखना कैसे है, अगर आपने कोई इवेंट को एसोसिएट करना है, कोरिलेशन बनाना है कि ये हुआ तो ये भी हुआ था, ये सारी टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होती है। टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होता है, कोरिलेशन देखी जाती है, ये सारी चीज़ें डेटा साइंस बताता है। तो ये एक बहुत बड़ा एम्बिट है जिसके अंदर सब एम्बिट्स मैंने आपको बताए और जिसके अंदर वेरियस टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं। फिर प्रिडिक्टिव वाली बात हो गई। अच्छा, प्रिडिक्टिव में भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती हैं, और जैसे मैंने टॉक के शुरू में बताया था कि आजकल कंप्यूट सस्ता हो गया, यानी कि कंप्यूटिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्डवेयर, ये सब चीज़ें सस्ती हो गई। आज i9 लेना जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं कहते, कोई बात नहीं, सब लोग ले सकते हैं। तो लेकिन इनकी एक पावर है, प्रोसेसिंग पावर है, जिसकी वजह से इनके अंदर भारी एल्गोरिथम्स चल पाते हैं। यानी कि एक एल्गोरिथम, मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ, आज से 10 साल पहले ये डेटा साइंस होती थी, लेकिन वो 2 हफ्ते प्रिडिक्ट कर पाता था। अब की डेटा साइंस कहती है मैं आपको अगले 52 वीक्स प्रिडिक्ट करके दे सकता हूँ कि अगले साल में क्या होगा। तो ये पावर ऑफ कंप्यूटिंग है जो आसान हो गई। इस वजह से प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा उठ गया। बिग डेटा जिसको कहते हैं, बिग डेटा भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलरली को बिग डेटा नहीं कहते, बिग डेटा की इस्तिलाह भी मैं करेक्ट करता हूँ। बिग डेटा का मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेट चैनल से आपके पास क्या क्या डेटा आ रहा है। जैसे मैंने रोड वाली एग्जांपल दी थी ना, वो आपसे शॉप से ताल्लुक नहीं रखती। आपने किसी और जगह पे गए, देखा कि रोड खुदी हुई थी इस वजह से, और फिर आपने देखा कि जिस जिस जगह पे बारिश होती है वहाँ वहाँ ये काम होता है। जो चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, ऑल्टरनेट डेटा को लेकर आना, ये बिग डेटा होता है। तो ये आजकल इनेबल्ड है, स्टोरेज की कॉस्ट कम हो गई, तो इस वजह से ये सब चीज़ें इनेबल हो गई। अब यहाँ तक हम पहुँचे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की तरफ। प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है? जैसे भी मैंने आपसे पूछा कि 9 हफ्ते एक बंदा सर्फ एक्सेल ले रहा था, 10वें हफ्ते रखना है नहीं रखना है, तो आपने कहा कि रखना चाहिए, बिल्कुल स्टॉक सेल होगी। तो ये जो रखना चाहिए ये आपकी तजवीज़ थी। डेटा को देखते हुए तजवीज़ निकालना, इसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्राइब करना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, उसी से निकला है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, यानी कि तजवीज़ देना। तो आजकल जेनेटिव एआई आ गई है। आप चैट जीपीटी को जाके लिखेंगे मेरे बिजनेस में 2 हफ्ते सेल डाउन हुई थी और ये मामलात हुए थे, पॉसिबली मुझे रीजंस बताओ। अब जेनेटिव एआई इतनी ज़बरदस्त है, जैसे मैंने आपको कहा था चैट जीपीटी सीखने की ज़रूरत है, वो आपको डिस्क्राइब भी करके देगी, आपको डायग्नोस भी करेगी कि आपने ये जो 4 बातें बताई ना, इसमें ये बात है जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि ये आपको नुकसान हुआ, ये डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। फिर आपको वो ये बता सकती है कि आप उसको पूछो कि अगले 4 हफ्तों में क्या होगा, तो वो बोलेगा कि मैं जो सेल का ट्रेंड देख रहा हूँ उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये होने वाला है, ये प्रेडिक्टिव भी कर रहा है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि अच्छा ये होने वाला है तो मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको बोलेगा स्टॉक रख लो या स्टॉक बेच दो जल्दी। फॉर एग्जाम्पल आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में काम करते हैं, पेरिशेबल आइटम में काम करते हैं, तो वो आपको फ़ौरन से बोलेगा कि भाई आगे बारिश होने वाली है, लोग जो है वो खरीदेंगे नहीं मछली, तो आप बेच दो जल्दी स्टॉक को, सस्ता करो, डिस्काउंट्स लगाओ, बेच दो। ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आता है। तो जेनेटिव एआई इसका भी एवोल्यूशन है। जो एआई के अंदर जो जेनेटिव एआई की जो टेक्निक्स है ना, जिसमें हम बेसिक एआई बोलते थे, जेनेटिव एआई ने आके उसको बूम दे दिया, लेकिन वो फिर रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है डेटा साइंस के अंदर कि लोग डेटा साइंस में भी जेनेटिव एआई को इस्तेमाल करें। तो ये इन अ नटशेल है, थोड़ी चीज़ें कनेक्टेड है, लेकिन आई होप सो कि आम आदमी के लिए समझा नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इन चीज़ों को बड़े आसान अल्फाज में समझाने की ज़रूरत भी है, बिकॉज देखें ये पॉडकास्ट में जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये इस वजह से नहीं कर रहे कि किसी को हम कोर्स पढ़ा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं। बेसिकली बात समझाने की ये होती है कि अवेयरनेस लोगों के अंदर आए, उसके बाद जाके वो देखें कि हमें करना क्या है, बिल्कुल ऐसे उनके लिए क्या चीज़ सूटेबल है। 100%। तो कुछ चीज़ें ऐसी एसोसिएटेड होती हैं हर प्रोफेशन के साथ जिसको मैं कहूँ कि कुछ मिथ्स होती हैं। तो हमारे यहाँ लोग पहले जिस टाइम पे हमें याद है कि 2000 में जब 90s के दौर से हम निकल के 2000 में आ रहे थे, तो वो एक बड़ी गर्म हुई थी एक चीज़ कि भाई कंप्यूटर बंद होना शुरू हो जाएंगे और आपका कंप्यूटर अब काम नहीं करेगा, डाटा ख़त्म हो जाएगा, जो भी चीज़ें स्टोर की हुई थी वो आगे आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। एआई को लेके भी कुछ ऐसे ही मसले हैं। लोग ये बोलते हैं कि जी
AI का आना जो है वो नौकरियां खा जाएगा और लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर काम कर रहे होंगे, तो इन बातों में कितनी सच्चाई लगती है आपको? अच्छा, सबसे पहले जो आपने रेफर किया, आपके नाजरीन सोच रहे होंगे कंप्यूटर बंद क्यों होगा और आगे नहीं होगा। हाँ, वो Y2K का बबल था, राइट। हाँ, और मुझे याद है मेरे बड़े भाई जो है वो DHL में उस टाइम पे काम करते थे, तो उन्होंने जो उसमें सॉफ्टवेयर होता था उसकी डेट को 2000 किया था। तो बेसिकली इशू ये आया था कि 2 डिजिट से 4 डिजिट पे जाना पड़ा था। तो ये एक मेजर इशू था सिस्टम्स के लिए शिफ्ट करना। तो ये एक उसकी कहानी थी। फिर उसके बाद आया .com जब आया तो आपका पड़ोस जो देश है वो बहुत आगे निकला। उसके बाद ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं AI। और पता नहीं जितनी पेस से जा रहा है, तो 4 के बाद 4.5 और 5 हो चुका है ये, जिस लेवल पे चले गए। तो अब ये वो एरिया है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज होगी। लेकिन चेंज का ये मतलब नहीं है क्या .com के बबल के आने और बर्स्ट होने के बाद क्या वेबसाइट बनना बंद हो गई? आज भी वेबसाइट बनती है, सब कुछ होती है। Y2K के बाद क्या डेट स्टोर बंद हो गई? आज भी तारीखें लिखी जाती हैं और तारीखें लिखी गई उसके बाद। सही बात है। अब AI के आने के बाद काम का तरीक़ेकार चेंज होगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप आइस एज से किसी एक बंदे को लेकर आ रहे हैं जो कि 2 पत्थर को रगड़ के आग जलाता है, तो आज के ज़माने में ऐसे कहीं बुलाएंगे ना, किसी महफिल में मधु करेंगे, तो लोग शायद थिएटर के पैसे तो उसको दे दें, लेकिन आग जलाने के पैसे नहीं देंगे। सही बात है। यानी कि वो देखेंगे कि हाँ भाई उस टाइम पे कैसे होती थी। तो वो वाली बात होती है ना, विंटेज देखने के लिए लोग आएंगे। लेकिन आज के तरीके में वो बोले कि मैं आग ही पत्थर से जलाता हूँ, मुझे जॉब दे दें, तो कोई भी नहीं देगा। सही। तो AI ये काम कर रही है कि चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आसान एक ऐसी थी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि AI कर ले। अब वो चीज़ जेनेटिव AI कर रही है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, जेनेटिव AI बहुत बड़ा बूम है। AI के अंदर एक धमाका है, मतलब एक एटम बम पे एटम बम का धमाका है ये। तो ये जो चीज़ है ना, ये दुनिया को तब्दील करेगी। अब जॉब किसी की भी इसलिए नहीं जाएगी कि AI आ गई। जॉब किसी की इसलिए जाएगी, उसके सिर्फ 2 ही रीजन हैं। या तो काम करने का तरीक़ेकार, एफिशिएंट तरीका चेंज हो जाएगा। यानी कि आप आज कहें कि मैं बिजनेस को ईमेल करने की बजाय खत लिखूंगा, तो लोग बोलेंगे ईमेल करते हैं भाई। आप बोलें कि मैं टाइपराइटर इस्तेमाल करता हूँ, लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप बोलें कि यार ये तो बड़ा मसला है, तो ये मसाइल जिसके साथ होंगे AI में, उसकी जॉब चली जाएगी। दूसरा, उस बंदे की जॉब जाएगी जो कि दानिस्ता तौर पे जानता है कि आज इस टूल पे काम होता है, लेकिन वो उस टूल पे काम नहीं सीखता, तो उसकी भी जॉब इसलिए नहीं जाएगी। काम तरीक़ेकार तब्दील हो गए, उसका पीयर वो काम करेगा। यानी कि अगर एक बंदा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना जानता है, तो वो आपकी जॉब ले जाएगा, बजाय कि एक बंदा पेपर पे स्केच करके पूरा अकाउंट डेबिट क्रेडिट लिखता है, उसकी जॉब ले जाएगा। तो अगर वो बंदा बोले कि यार अकाउंटिंग जब से आई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आया है उसने जॉब छीन ली, तो आई थिंक ये तो हमारी सोच का मसला है। तो सोच को थोड़ा सा एलिवेट करने की ज़रूरत है कि देखिए, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। बड़ा मुश्किल जुमला है ये, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। तो तब्दीली आती रहती है, आपने तब्दीली के साथ पढ़ते रहना होता है। मैं खुद भी लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। आज मैं टेक्नोलॉजीज़ नई सीखता रहता हूँ, और जब सीखते रहेंगे तो आपकी कभी भी जॉब नहीं जाएगी। तो AI का ये मेन, मैं कंक्लूसिव बात करूं, वो यही है कि अगर आपकी जॉब जा रही है तो रिफ्लेक्ट बैक कीजिए कि क्या मैं ट्रेंड के पेस के साथ नहीं चला, या क्या मेरे पीयर्स ने मुझे आउट परफॉर्म कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ AI। तो आपकी जॉब ये 2 चीज़ें ले जा सकती है। सही। तो मैं फ्यूचर में ये बात तो हमें अंदाज़ा हो गई कि यार इन सारी चीज़ों के साथ अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, अपडेट रखते हैं। फ्यूचर में आपको क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से, जिस लेवल पे हम आज खड़े हैं? फ्यूचरिस्टिक व्यू आपका क्या है कि भाई किस तेज़ी से हम ऊपर जाएंगे, या हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? टेक्नोलॉजी, हम लोग थोड़ी सी ज़रा सा एक स्टेप वैसे ही दुनिया से पीछे चलते हैं। तो AI के हवाले से पाकिस्तान में आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है कि हम कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर जाएंगे इस फील्ड के अंदर? एवरेज औसत हम पीछे, लेकिन हमारे दरमियान कुछ ऐसे सितारे हैं जो यहाँ से बैठ के बाहर इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि दुबई की जो डिजिटल सिटी है उसका जो CEO है वो पाकिस्तानी है। हाउ कम? अगर इस मट्टी के अंदर दम नहीं था, मट्टी में दम है, पॉलिसीज़ का मसला है, जो हमने पहले बात की ना, कि पॉलिसीज़ आ जाए
तो फिर एवरेज मूव करेगा, मीडियन आपका ऊपर जाएगा, जिसको हम कहते हैं औसत ऊपर जाएगी। तो पॉलिसी का मतलब पॉलिसी जो है हमारे पास इटसेल्फ आपके ख्याल में एक बैरियर बन रहा है? पॉलिसी का ना होना बैरियर बन रहा है। हाँ। पॉलिसी आएगी, लोगों का रुझान बनेगा, गवर्नमेंट की तरफ से पुश होगा, इंसेंटिवाइजेशन होगी। आप सिंगापुर का मॉडल उठा के देख लें, उसने बाहर से कंपनीज को बुलाया कि कैपेसिटी बिल्ड हो, लेकिन उनको इंसेंटिवाइज किया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। आज तक आप जो है वो एक सुजुकी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सके, दरवाजा इंपोर्ट करते। तो हमारे मसले, हम शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपनी पूरे मुल्क को, कौम के फ्यूचर को कुर्बान कर देते हैं। तो ये मसले मसाइल हल करने होंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। आपको मजे की बात बताऊं कि दुनिया की बेहतरीन VFX आर्टिस्ट लारे बता है, वो जो है वो पाकिस्तानी, यहाँ से बाहर उसने हॉलीवुड्स में काम किया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, आप हैं, मैं हूँ, और भी हमारे चमकते सितारे जो शायद पॉडकास्ट देख रहे होंगे और रिलेट कर रहे होंगे कि हमारी बात कर रहा है, लेकिन ये मौजूद है यहाँ पर। तो हमने आगे जाना है। हमारा पेस क्या होगा वो हमारी पॉलिसी बताएगी, और पोटेंशियल हमारा बहुत ज़्यादा है। हम सब कॉन्टिनेंटल के जो लोग हैं ना, दे आर नोन एज वॉरियर्स। उनको एक चीज़ बता दी जाए, फिर वो स्केल करके दिखाते हैं। 1000 वीडियो एडिटर्स चाहिए, इंडिया से मिलेंगे, पाकिस्तान से मिलेंगे, AI बेस्ड ऑडिटर मिलेंगे। तो हमारी जो यूथ है ना, मैंने ये नोटिस किया, हमारी यूथ का जो इंटरेस्ट है ना, वो इस चीज़ में ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो खुद ही AI टूल सीख भी लेते हैं। हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं जो बताते हैं कि मैंने मिड जर्नी ट्राई किया हुआ है, मैंने दिल्ली पे ये काम किया हुआ है, तो हमने कुछ जगहों पे उनको बताया भी नहीं। अब मज़े की बात बताऊँ, हमने इस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी काम किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक लिंक है karachi.doti.com/free, जो कि फ्री डेटा साइंस के कोर्सेज बांट रहा है। इसी तरीके से गाइडेंस के लिए karachi.doti.com/guidance है कि कौन से डेटा साइंस के एरिया के अंदर आपको जाना चाहिए। इसी तरीके से हमने 2021 में, जब जेनेटिव AI शायद आपने इतनी सुनी भी नहीं होगी, हमने उस वक्त जेनेटिव AI का पूरा एक करिकुलम लॉन्च कर दिया था, और हम उसको 3 सालों के अंदर अपग्रेड करते मिला है। उसके अंदर हमने ChatGPT भी सिखाया है, हमने मिड जर्नी, जो सब वीडियो एडिटर्स हैं, हर कोई रिलेट कर पाए। तो हमारी जो यूथ है ना, वो बहुत इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, वो खुद सेल्फ कैपेसिटी में सीख रही है। लेकिन देखो वो बात है ना कि 2 लोग मिलकर धक्का लगाएं और एक बंदा धक्का लगाए, तो फ़र्क है। तो मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से कि आए, 2 लोग मिलकर धक्का लगाते हैं, ये कौम 5 लोगों के धक्के का प्रोड्यूस करेगी आउटपुट। सही है। तो यार मैसम, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारी आज की जो है वो ये कन्वर्सेशन रही, और आई एम वेरी मच श्योर कि जो कोई भी देख रहा होगा ना, उसका दिमाग जो है वो आज थोड़ा सा एक अलग जाविये से, एक अलग एंगल से चीज़ों को देखेगा, आगे के लिए अपने लिए कुछ सोचेंगे। और आई विश यू वेरी गुड लक कि आप यार आगे जो ये काम कर रहे हैं कराची AI वाला, ये आगे चल के मतलब लाइक आसान कर रहा है लोगों की ज़िंदगी ऑलरेडी, बट आगे चल के ये मज़ीद पहले मज़ीद प्रोग्रेस करे। तो कोई फाइनल मैसेज देना चाहोगे? आई थिंक पाकिस्तानियत, पाकिस्तान में रहना और झंडा उठाना नहीं, पाकिस्तानियत जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और बेलॉस काम करना है, ROI छोड़ के और मकसद देख के कि मैं फ्यूचर में क्या काम कर रहा हूँ। हम सब अपने अंदर एक लीडरशिप को, कैपेसिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे मसाइल को साइड पे रख के, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजी का ऐसे दामन थामना है कि 22 करोड़ अवाम है ना, एटलीस्ट उसमें से 50%, 11 करोड़ अवाम जो है ना, वो टेक्नोलॉजी को ऐसे थामे, फिर हमें कोई भी नेशन जो है ना वो पकड़ नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैसन। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि मेरी और मैसम की आज की होने वाली बातचीत जो है वो आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी, और बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने का और नई चीज़ें जानने का मौका मिला होगा जो कि रिलेटेड हैं AI और डेटा साइंस से। तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये तो सारे आप लोगों के एवरी वीक करने वाले काम है जो कि आप लोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें हमारे चैनल को, और जो कोई भी बात इस एपिसोड से रिलेटेड या इस पूरी पॉडकास्ट के किसी भी एपिसोड से रिलेटेड आप लोगों को अच्छी या बुरी लगी है, अपनी राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में जाके, ताकि मुझे अपने आप को और अपनी इस पॉडकास्ट को बेहतर बनाने का मौका मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए अमेजिंग गेस्ट के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज द आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।